नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी बौनी होती परछाई। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए सुनते हैं। वजह ऐसी भी खास नहीं है कि जिसके लिए इतना मूड खराब किया जाए। हम्म, क्या बेवकूफ़ी भरी बात है। ये साले गर्ल्स कॉलेजेस की बहन जी टाइप मेंटालिटी जाती ही नहीं लोगों की। यूनिवर्सिटी में अच्छी थी, क्या हुआ, एडहॉक लेक्चरर थी, मगर कम से कम ये पर्सनल मामलों में फालतू की टांग तो नहीं अड़ाई जाती थी। मुझसे ना जाने कितनी लेक्चरर्स थी, गैर शादीशुदा, आज़ाद और उदार मानसिकता वाली। एक तो यह मध्यम दर्जे की मानसिकता वाला शहर मेरठ, उस पर गर्ल्स कॉलेज। मैं क्या करूं? अगर कॉलेज के आखिरी अनमैरिड मेल लेक्चरर की शादी हो रही है तो 2-4 बार ही तो वह उसके साथ कैंटीन में बैठ गई थी। करती भी क्या? बाकी लेक्चर्स पति बच्चे अचार साड़ियाँ, लड़कियों के चरित्रों, प्रिंसिपल की बुराइयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बात ही नहीं करती थी। ऐसा था ही क्या उसके और सुबोध के बीच? कैसे कैसे कमेंट हुए सुबोध की शादी का कार्ड देखकर। हाय रोहिणी, तुझे प्रपोज नहीं किया था सुबोध ने। ये इंदु थी, उसकी दोस्त होने का दावा करती हैं। कैसे खिलखिला रही थी। हम तो इस कार्ड में आपके नाम की उम्मीद कर रहे थे मैडम। हिंदी के आचार्य सर बोले, जो इस गर्ल कॉलेज में सर कम मैडम ज़्यादा लगते हैं। हमेशा लड़कियों को मुंह लगाना, उनसे अपनी हंसी उड़वाना इनका प्रिय शगल है। बेल होते ही जब वह क्लास के लिए निकली, पीछे से जुमला उछला, आखिरी चांस था, खो दिया। बाकी शब्द लड़कियों के शोर में खो गए। लड़कियों की खुसुर पुसुर। एक आध क्लास में लड़कियों ने इतनी भी हिम्मत कर ली, मैम आज आपका मूड न हो तो। गुस्से में उसने 2-2 क्लास ले डाली जूलॉजी की। ढेर सारा काम पकड़ा दिया लड़कियों को। मन तो किया था कि कह दे सबसे, क्यों नहीं, हिंट्स तो बहुत दिए थे सुबोध ने। किसे काटती है कमाऊ पत्नी? वह तो मैं ही हूं जो कोरी भावुकता में बरसों पाली पोसी आजादी नहीं खोना चाहती थी। तुम खुद को देखो, दिन रात की गृहस्थी की गुलामी, कभी ये बच्चा बीमार कभी वो। पति कहीं और पोस्टेड, तुम यहाँ। उसे पता था इंदु का जवाब, तेरी तरह हमारी रातें तो भारी नहीं कटती। घर तक चला आया है, उसके पीछे पीछे उसका बुरा मूड। आज उसने मकान मालकिन मिसेस सबरवाल को भी महज रूखा सा अभिवादन कर दिया और खटाखट सीढ़ियां चढ़ने लगी। कहने को पोता हो गया है, पर आंटी कहने से चिढ़ती हैं। क्या रोहिणी आंटी कहती हो मुझे? तुमसे 5-6 साल ही तो बड़ी होंगी। वो तो 16 में आते ही रिश्तों का ढेर लग गया था, सो सबसे बढ़िया रिश्ता देखकर बाबूजी ने शादी कर दी। फिर बच्चे भी जल्दी हो गए। बढ़िया रिश्ता मोटा जनरल स्टोर वाला सबरवाल। कमरे में घुसते ही काम वाली काशीबाई पर खींच निकाली, आज फिर वही दाल? क्या करती बहन जी, साग भाजी थी ही नहीं तो ले आती। आज पहले ही देर हो गई, घर पर बच्चे भूखे बैठे होंगे। 4 बजा लिया आपने। कमबख्त भूख ही नहीं बची, पर किसी तरह खाना ठूसा। हमेशा तो वह 4 से 6 जमकर सोती है, फिर सैर को निकल जाती है, पर उसके बाद का वक्त नहीं कटता। किताबें, टीवी, संगीत भी उसकी अन्यमनस्कता नहीं मिटा पाते। अगर रविवार हो तो पूरा दिन पहाड़ सा हो जाता है। कोई हलचल नहीं होती उसके फ्लैट में। न सुबह जल्दी उठने की हड़बड़ाहट, न साड़ी प्रेस करने का झंझट। वह आँख खुलने के बाद भी बस लेटी रहती है। बालकनी में सफ़ेद गुलाब की बेल से लिपटी धूप देखा करती है। आसपास के घरों का शोर नेपथ्य में चलता रहता है। आज रविवार तो नहीं, ईद की छुट्टी है। अपना कोई त्योहार होता तो राधा भाभी के घर चली जाती। वे सारे त्योहार मनाती हैं, संक्रांति से लेकर शीतला सप्तमी, अहोई जैसे छोटे छोटे त्योहार भी। सुबह सुबह नहा धोकर बढ़िया चमचम साड़ी पहनकर रसोई में खप जाएंगी। फिर फोन करेंगी, रोहो चली आ।
वह 15 किलोमीटर उनके प्रेम में पगी चली जाएगी, उनके 3 किशोर लड़कों के लिए कुछ न कुछ लेकर। 50 की हो गई, पर उत्साह नहीं गया। जीवन जीना कोई उनसे सीखे। उसे देखकर भाई साहब से कहेंगी, लड़की की रौनक ही कुछ और होती है। मेरी तो किस्मत में लिखी ही नहीं थी, ये 3 3 बांध दिए, जिसे ना माँ का दर्द न परवाह। पर भाई साहब उनके लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। ऐसा है उनका जादू। भले ही 5वीं पास हैं और भाई साहब इंजीनियर। हर बार जब वह अपने रिश्ते के एक विदुर भाई का जिक्र जिस लहजे से उससे करने लगी हैं, वहां भी जाने से मन अब कतराने लगा है। आज ईद का क्या करें? यूं नाहिद ने बुलाया था सेवई खाने पर और कहा था, सुबह से आ जाना, दिन भर यहीं रहना, रात को पार्टी है, हेल्प भी हो जाएगी, खूब गप्पे भी मारेंगे। ना, मन नहीं है। कौन उठकर जल्दी जल्दी नहाए? फोन पर मुबारकबाद दे देगी। बस 9 ही बजे हैं। आज तो यह दिन चींटी की चाल चलेगा। उसने उठकर कॉफी बनाई, धूप के एक टुकड़े को पकड़कर कुर्सी वहां खींचकर बैठ गई। सामने शीशे पर नजर गई। उसे चेहरा अजनबी लगा। उसे लगा उसका चेहरा इन कॉस्मेटिक्स की बॉटल्स में बंद है, जिसे वह हर सुबह 8:30 बजे अपने ऊपर लगा लेती है, लौटकर इन्हीं में बंद कर देती है। फाउंडेशन की एक परत, कॉम्पैक्ट की दूसरी, ब्लशर के हल्के स्ट्रोक्स, आईलाइनर्स की महीन लाइंस, बालों का गहरा भूरा रंग। पर्स की खुली परत में से सुबोध की शादी का सुनहरा कार्ड झांक रहा था। क्या शादी इतनी जरूरी होती है? छींच छींच कर माँ मर गई। छोटे भाई और बहन ने अपनी अपनी शादियां करवा ली। यहाँ कॉलेज में आए 6 महीने बीते हैं। लोग उसकी उम्र का कयास लगाते हैं और शादी करने की राय देते हैं। एक बार तो रेखा मैडम से झगड़ ही पड़ी थी। अरे, आपको मेरी आज़ादी क्यों अखर रही है? आपको मुझे लेकर क्या कॉम्प्लेक्स है? काशी आ गई है। सब्जियों भरा थैला लेकर हरी भरी सुर्ख लाल पीली बैगनी सब्जियां भली लग रही हैं। काशी बाई, आज मेथी के पराठे और मटर आलू की सब्जी बनाओ, खूब मसाले डालकर। आप तो मना करते हो तेल मसाले को। आज अपने हिसाब से बना लो। किसी तरह लंच निपटा, एक बड़े आयोजन सा, फिर लंबा सा पसरा सा दिन उसके आगे। रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी, रिजर्वेशन की क्यू हो मानो। चिट्ठियों के अंबार में दिल्ली यूनिवर्सिटी की उसकी कलीग कामना की शादी का कार्ड भी था। तो शादी कर रही है, अब 35 की उम्र में, उसी से, अपनी उम्र से बहुत छोटे क्रिश्चियन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से। क्या पागलपन है? उस लड़के ने बस बढ़िया यूनिवर्सिटी की नौकरी के अलावा क्या देखा होगा उसमें? गोरी लाल भभूके से मोटी कामना। उसे याद है, दिल्ली में वो दोनों एक ही फ्लैट शेयर करते थे। देर रात को वो लेडी चैटरलेज लवर और फैंटेसी के ताजा अंक पढ़ा करती थी। उसे दया आती थी उस पर। उसकी अलमारी में सिमोन द बाउअर, सात्र, मिलर वगैरह के अलावा हेल्थ पत्रिका के अंक रहा करते थे। कामना कई बार बहस करती, क्या तुझे प्राकृतिक भूख नहीं महसूस होती? मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तू अपनी इच्छाएं कैसे दबा लेती है? यह ठीक तो नहीं रोहिणी। पता नहीं कामना, अकेलापन जरूर खिंचाता है। किसी पुरुष से बात करना स्वस्थ लगता है, पर आगे कभी ध्यान ही नहीं जाता। इरोटिक किताबें या किसी फिल्म का कोई सीन। मैं कहाँ पढ़ती हूँ वैसी किताबें। फिल्म देखे अरसा हो गया। वह उसे जितना टालती, वह उतना ही सेक्स और शरीर की भूख पर बहस करना चाहती थी। शादी न होना उसकी मजबूरी थी। बिहारी कायस्थ कामना के अध्यापक पिता दहेज न जुटा सके थे। उम्र 30 पार कर गई थी। अब चॉइस ही नहीं थी। तो कामना जी अपनी कामनाओं पर विजय ना पा सकी। कामना पर हंसते हंसते एक बार की वह रुक गई। एक गंभीर ख्याल उठा, तो क्या उसके शादी न करने की वजह कामनाओं पर विजय पाना है? वह कोई जोगन थोड़ी ही बनना चाहती है। क्या उसके मन कामनाओं से सूना है? नहीं, सूना तो नहीं। सुबोध की शर्ट के पहले खुले बटन से झांकते सीने के बालों ने क्षणांश को उसे उत्तेजित किया था एक बार। वह अलग बात है कि उसने हमेशा अपने आप का ध्यान बटाया है, खुद को बरगलाया है।
अचानक से अपने आप पर ठीक उसी तरह दया आ गई जैसे कि लोग उस पर क्या करते हैं। बेचारी में कमी क्या है? सुंदर है, कमाऊ है, सांवली है, पर नक्श कितने सुंदर हैं। साल दर साल उम्र बढ़ती जा रही है। अपने इन ऊटपटांग ख्यालों से अपने ही ऊन ख्यालों से उसे स्वयं पर गुस्सा आ गया। वह उठ बैठी, पैर कंबल से ढक घुटनों पर सिर टिका लिया। ये साला मनहूस मन आज उसे गर्त में न ले जाए। आखिर शादी न करने का निर्णय उसका था। बस एक बार बीएससी करते ही जब पहले रिश्ते की बात पर लड़के वाले देखने आए थे, पापा जी जीवित थे तब। तब लहराते लंबे बाल, तरल लंबी आंखें, वह साड़ी में स्वयं को देखकर पहली बार अपने ऊपर मुग्ध हो गई थी। ख्वाबों की उस कोमल पारदर्शी उम्र का कांच छन्न से टूटा था। लड़की जरा काली है। तब सब कांच के टुकड़े बटोर उसने फेंक दिए थे और लानत भेजी थी इस शादी ब्याह नामक संस्था पर। तब स्वयं सिद्धा होने की राह चुन ली थी उसने। एमएससी करने के बाद 4 साल पीएचडी में लगाए। फिर एक प्रोजेक्ट के तहत जूनियर साइंटिस्ट बन 2 साल के लिए लंदन चली गई थी। लंदन से याद आया, उसके सांवले सौंदर्य का जादू उसकी लैब में एक बार चल गया था। वह ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर एक बार पूछ बैठा था, हाउ कुड यू गेट दिस परफेक्ट टेन कॉम्प्लेक्शन। वह मुस्कुरा दी थी। तब से एक कोमल कोना उगा था उसके लिए, उसके मन में। दोनों घूमते, रोहिणी प्रतीक्षा में थी कि वह उसे प्रपोज करेगा। जैसे ही रोहिणी को पता चला वह विवाहित है पर सेपरेशन पीरियड में चल रहा है, उसकी भारतीय मानसिकता उसे बिदका गई। तब तो बहुत ही संस्कारी व आदर्शवादी थी। आदर्शवाद और जवानी का बहुत बड़ा संबंध है। अवसरवादिता आदर्शों में लचीलापन, समझौते बुढ़ापे की निशानी है। वह हैरान थी। आज पहली बार है जब वह अपनी ही कहानी अपने आप को पूरे विश्लेषण के साथ सुना रही थी। अब तक मौका ही नहीं मिला। न मन इतना भुरभुरा हुआ था कभी कि छूने पर पाउडर बन जाए। उसकी नज़र फिर टिपॉय पर पड़े खुले बंद चिट्ठियों के बंडल पर गई। महिमा की भी तो चिट्ठी आई है, अगले महीने ड्यू है। मम्मी के जाने के बाद सबकी जचकी में जाने की अब उसकी ड्यूटी हो गई है। वही फालतू है ना, वह फ़ोन कर देगी। इस बार नहीं, वह लड़कियों के साथ गोवा जूलॉजिकल टूर पर जा रही है। मन किया फ़ोन कर महिमा को खूब झिड़के। है तो 2 लड़कियां, तीसरी की क्या ज़रूरत। यूं भी सुबह से वह घर में खपती है। इसे तैयार करो, नाश्ता बनाओ, इसे खिलाओ। कभी रूठी सास को मना तो कभी बिगड़े पति को, कभी ससुर की फरमाइश। छुट्टी के दिन भी वही सुबह 6 बजे उठ जाना और उठा लेना घर भर का जुआ कंधों पर कोल्हों के बैल की तरह। उसकी यही लाडली सबसे छोटी बहना घर में सबसे बाद में 9 बजे उठती थी। वह भी तब जब पापा जी हंसकर चिल्लाते कि लो भाई, कचौड़ी जलेबी लाया हूँ, तुम सब खाओ, महिमा को सोने दो। तब वह कूदकर बिस्तर से उठती, दांतों पर 2 बार ब्रश चलाती और नाश्ते की टेबल पर आ जाती 2 मिनट में। आज वही महिमा उसके टोकने पर आंखों में चमक भर के कहती है, ये सब प्यार भी तो कितना देते हैं। देखो, सास ने तो 17 मंगलसूत्र बनवा के दिया है। इतने सारे ख्यालों ने उसे विचलित कर दिया है। वह दीवान से उठाई बालकनी में। नीचे अहाते में बच्चों ने मार काय काय मचा रखी थी। एक झुंड क्रिकेट खेल रहा है, कुछ छोटी लड़कियां स्टापू खेल रही हैं। ए, ये कोई बॉल है, ठीक से फेंको बे। चीटिंग। नींबू, तू कब से चीटिंग कर रही है? तेरा पैर छू गया था लाइन से। ये शोर भला लग रहा है। 6 भाई बहनों वाला उसका घर ऐसे ही किचपिच से गुलजार रहा करता था। उन्हें खेलने बतियाने के लिए सहेलियों की ज़रूरत कम रहा करती थी। आज नहाने में आलस कर रही थी वह। अभी शाम नहीं हुई है, नहा ही डाले। माँ कभी धूप उतरने के बाद उसे नहाने नहीं देती थी, जबकि वह छुट्टी के दिन हमेशा 2-3 बजा देती थी। उसने बाथरूम के आईने में देखा, गर्दन की त्वचा ढीली लगने लगी है। 3 गहरी रेखाएं दूर से दिखने लगी हैं। सिहर कर रोहिणी ने आंखें बंद कर ली। उसने ढेर सारा स्क्रब लिया और गर्दन रगड़ने लगी। उसे याद आया, सिनर्जी की रिंकल फ्री क्रीम। अपने आज को कल में बदलिए, फिर परसों क्या होगा। एक व्यंग मन में उभरा।
उसे किसी का जुमला याद आया, गैर शादीशुदा औरत बूढ़ी नहीं होती, ढलती नहीं है, वह सूखती है, दीमक लगे पेड़ की तरह। मन खट्टा होकर दिन का पूरा स्वाद कसैला करता, उससे पहले ही उसने स्वयं को संभाला। छी, किस लिए स्वयं को नकारना। उसने अगर सोचा है कि वह ग्रेसफुल्ली बिना फ्रस्ट्रेशन के बुढ़ी होगी, तो बस यही फाइनल। कल से ये सब हटा देगी। नो हेयर कलरिंग, नो सनस्क्रीन, नो मास्क, नथिंग। ढेर सारी पेस्टल शेड्स की साड़ियाँ पहनेगी। सारी अगड़म बगड़म गोल्ड ज्वेलरी जो माँ उसी के पैसों से बनवा कर छोड़ गई थी, बेच बाच कर डिसेंट पर्ल्स और सॉलिटेयर डायमंड्स पहना करेगी। उसने कस कस कर बदन रगड़ा, कोहनियाँ, एड़ियाँ और चेहरा बिना दोबारा आईने में देखे बाहर निकल आई। कल या कमबख्त आईना ही बाथरूम से उखड़वा देगी। बाहर आकर पैरों पर हाथों पर हैंड लोशन मलकर उसने बाथरोब उतार दिया। फिर सामने ड्रेसिंग टेबल। शरीर के खुले हिस्से की बनिस्बत शरीर का ढका हुआ हिस्सा अभी इतना ढला नहीं है। सारे अवयव अपनी जगह पर हैं, कसे हुए। फिर अपने आप पर मुग्ध होने ही लगी थी कि लौटती धूप में दीवार पर पड़ती अपनी बौनी और मोटी होती अपनी ही परछाई देख फिर से हर गई। ड्रेसिंग टेबल पर रखी रंग बिरंगी शीशियों में से एंटी सेलुलाइट बॉडी लोशन निकाल देह पर चुपड़ लिया। अपना मूड ठीक करने के लिए नारंगी रंग का ब्राइट सलवार कुर्ता निकालकर पहन लिया। बाल फैला दिए। अब 4 बज गए थे। रोहिणी ने अखबार उठा लिया, उठकर धूप के एक टुकड़े के केंद्र में आ खड़ी हुई। अहाते और फिर सड़क पर कोलाहल जारी था। बच्चों के झुंड, स्कूटर, कार, टैक्सियों में भर भर कर आते जाते लोग। उसे ईर्ष्या हुई। कहाँ आते जाते होंगे ये लोग, अपनों से मिलने मिलाने, सपरिवार छुट्टी बिताने। कॉलेज में व्यस्त रहती है तो 9 से 4 बजे तक पता ही नहीं चलता। क्लासेस, फिर प्रैक्टिकल, स्टाफ रूम, रोज कोई ना कोई आयोजन, कभी साइंस फेयर, कभी ये कंपटीशन, कभी वो। इसीलिए वह प्रिंसिपल को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए मना नहीं करती, चाहे वह ड्रामा या डांस ही क्यों ना हो। कुछ नहीं तो लैब में बैठकर स्लाइड्स तैयार करने में लैब असिस्टेंट्स की मदद भी कर देती है। तब फॉर्मलिन की स्थायी रूप से बस गई गंध भी इस भीषण एकांत से भली लगती है। वह फिर अंदर आकर तकिए पर गीले बाल फैला पसर गई। बालों में से आती शैम्पू की गंध उसे नहीं लगी। दुपट्टा बगल में रखा था। नीचे गले के कुर्ते में से तांबई त्वचा का उठान दिख रहा था। उसने अपनी इस अस्तव्यस्तता को ठीक नहीं किया, बल्कि वहां बार बार देखना अच्छा लग रहा था। साथ ही उसे सुबोध के सीने के बाल याद आ गए। देह मीठे रस से सराबोर हो गई। न जाने कब उसकी आंख मुदी और वह सो गई। उठी जब काशीबाई आई। बर्तन मांज लो बस, आज खाना मैं बाहर खाऊंगी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी बोतल में से उसने अपना मनपसंद आकर्षक चेहरा लगा लिया था। नाहिद के घर जाते हुए टैक्सी में वह बहुत कुछ सोच रही थी। सबसे पहले वह कार लोन के लिए अप्लाई करेगी। बहुत दिनों बाद आज नाहिद के कुक के हाथ के सीख कबाब खाने को मिलेंगे। नाहिद का हस्बैंड है हैंडसम, बड़ी रुचि लेकर बात करता है। आखिर है भी तो आर्मी ऑफिसर। नाहिद कितना कहती है, मेरी पर्सनल पार्टीज में तो आ जाया कर। है कुछ क्रॉनिक बैचलर भी हमारी यूनिट में। ऐसी बात पर वह चिढ़कर कहती थी, सीधे सीधे कहना, हंट पर आ जा। उसने टैक्सी एक बुक शॉप पर रोकी। पास के फ्लोरिस्ट से ढेर सारे फूल लिए। फिर अंदर उसे लेडी चैटरलीज लवर दिख गई। उसने खरीद कर पर्स में डाल ली। मुड़कर एक ढीठ मुस्कान के साथ टैक्सी में आ बैठी। सूखे हाथों पर एक बार फिर हैंड लोशन मला। कॉम्पैक्ट का एक स्ट्रोक चेहरे पर लगाया। सड़क पर बाहर देखने लगी। कैंटोनमेंट पहुंचने के संकेत मिलने लगे थे। तो ये थी कहानी, बौनी होती परछाई। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।